हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट टॉपिक डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में, ठीक है। उससे पहले हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ा, डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में यहाँ तक हमने कवर कर दिया था जीनोम। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, उसकी क्या स्पेशलिटी है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्पेशलाइजेशन, मीन्स दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कैसे वर्क करता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको होल्ड करती है, ठीक है, इसको चेयर करती है। इंडिया का प्रोजेक्ट है जीनोम, इंडिया जीनोम प्रोग्राम। उसके बाद इंटीजन के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, उसके बाद सेंटर फॉर सेलुलर मोलिकुलर बायोलॉजी, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट था INSACOG in 2020 following the COVID-19 pandemic. Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium INSACOG was started. ये बेसिकली जो 2019 में और 2019 से लेके 2021 तक जो कोविड की महामारी पेंडेमिक जो फैला था, स्प्रेड हुआ था क्रॉस द वर्ल्ड और स्पेशली इन इंडिया, तो उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। INSACOG इज अ नेटवर्क ऑफ 10 लेबोरेटरीज, एक 10 लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क है, एस्टेब्लिश्ड इन दिसंबर 2020, जो दिसंबर में इसे बिल्ड किया गया था टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द जेनोमिक चेंजेस। जो कोविड-19 वायरस था उसके अंदर जो जेनोमिक चेंजेस, कौन कौन से जेनोमिक चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करने के लिए स्पेसिफिकली इन इंडिया इट वॉज बिल्ड। Knowledge generated through this research consortium would help in diagnosis and development of potential therapeutic and vaccines. So इसे अच्छी तरह से चेक करने के लिए, ठीक है, कि नॉलेज किस तरह से डेवलप होता है कि इस वायरस को स्टडी करने के लिए और उस चेक करने के लिए कि इसका क्योर कैसे हो और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और इसके लिए जो वैक्सीन, जो प्रोबेबल वैक्सीन होती है और जो थेरेपेटिक यानी कि मेडिसिनल यूज़, किस तरह से हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, इस वायरस के जो स्प्रेड और उसकी वजह से जो होने वाले इसके खतरे को किस तरह से कब किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर थी, INSACOG के अंदर, ये प्रोजेक्ट के अंदर। जीन एडिटिंग और क्रिस्पर, प्रीवियसली हमने क्रिस्पर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्रिस्पर जो जीन एडिटिंग, ठीक है, क्रिस्पर की यूज से हम जीन एडिटिंग करते हैं। क्रिस्पर इज अ काइंड ऑफ टूल। जीनोम एडिटिंग और जीन एडिटिंग इज मीन्स ऑल्सो कॉल्ड द जीन एडिटिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज का ग्रुप है दैट गिव्स यू द थिंग्स जो फिट फॉर वाइल्ड, ओके। जीनोम एडिटिंग ऑल्सो कॉल्ड द जीन एडिटिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी का ग्रुप है to scientists the ability to change the organism DNA, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो DNA वो कैसे चेंज किया जाए with the use of this CRISPR technology. And the several approaches to genome editing have been developed. अभी तक बहुत सारी जो चीज़ें हैं अभी डेवलप हुई है इस जीनोम में, और recent is known as the CRISPR-Cas9, which is short for cluster regularly interspaced short palindromic repeats or repeats. This is the full form of CRISPR. Again, I would say cluster regularly interspaced short palindromic repeats or CRISPR associated protein 19, ठीक है, protein 9, ये इसका बेसिकली Cas9 का फुल फॉर्म हो, और क्लस्टर वी कैन से CRISPR Cas9 का फुल फॉर्म है ये। द CRISPR Cas9 system has generated a lot of excitement in scientific community because it is faster, क्योंकि ये फास्टर है। इसके यूज से जीन एडिटिंग फास्टर की जा सकती है,
ठीक है, इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, बिकॉज इट इज़ अ फास्टर, चीपर, जो चीपर भी है, कंपेरेटिवली सस्ता भी रहता है, मोर एक्यूरेट, जो मोर एक्यूरेट है, एक अच्छी तरह से आपको रिजल्ट भी देता है इसके, एंड मोर एफिशिएंट, इसकी प्रभावता यानी कि अच्छा प्रभावित भी है, एंड अदर देन एग्जिस्टिंग जीनोम एडिटिंग मेथड्स, जो एग्जिस्टिंग जीनोम एडिटिंग मेथड्स है वो तो ऐसे ही है, जो यूजफुल है बस। The next thing, genome editing, CRISPR-Cas9 was adopted from naturally occurring genome editing system in bacteria. So बैक्टीरिया के अंदर से बेसिकली ये चीज़ डेवलप की गई है, and the bacteria captured snippets of DNA from invading viruses, जो उसके अंदर वायरस इन्वेड होते हैं, ठीक है, and the use of them to create DNA segments to known as CRISPR array. सो एक वायरस बैक्टीरिया के अंदर वायरस जैसे इन्वेजिव स्पीसीज की तरह ऐड करते उसकी यूज से डीएनए सेगमेंट को अलग करके चेक किया जाता है, ओके, जिससे क्रिस्पर एरे भी कहा जाता है। द क्रिस्पर एरे अलाउज द बैक्टीरिया टू रिमेंबर, क्रिस्पर बैक्टीरिया को रिमेंबर करता है कि कोई इन्वेजिव स्पीसीज उसके अंदर ऐड हुई है, ठीक है, रिमेंबर द वायरस, तो वायरस इज अटैक अगेन, वायरस अगर अटैक करेगा फिर से, इस कंडीशन में क्या होगा, द बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड आरएनए सेगमेंट्स, बैक्टीरिया उसके अंदर से आरएनए प्रोड्यूस करेगा, द सेगमेंट फ्रॉम द क्रिस्पर एरे, जो क्रिस्पर एरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है, टू टारगेट द वायरसेस डीएनए, ओके, उसके वायरस के जो डीएनए है उसको टारगेट करेगा, सो दैट बैक्टीरिया उतना हार्मफुल नहीं रहेगा उस कंडीशन में, एंड द बैक्टीरिया देन यूज Cas9, उसके बाद बैक्टीरिया अपने अंदर जो Cas9 प्रोटीन है उसको यूज करके इन अ सिमिलर एंजाइम टू कट द डीएनए अपार्ट, उसके अंदर से डीएनए अपार्ट करेगा सो दैट वो आगे इंपैक्टफुल ना रहे, विच डिसेबल द वायरस, जो वायरस को बाद में डिसेबल कर देगा और वायरस फुल प्रूफ रहेगा आफ्टर दैट। जीन एडिटिंग, द नेक्स्ट पोर्शन इज CRISPR-Cas9 सिस्टम वर्क्स इन सिमिलर इन द लैब, जो लैब में भी बनाई जाती है, एंड रिसर्चर्स क्रिएटेड अ स्मॉल पीस ऑफ आरएनए with a short guide sequences that attaches to the specific target sequence of the DNA in genome. यहाँ पर लिखा गया है clearly that the CRISPR-Cas9 system works in a similar in lab, जो लैब में भी डेवलप किया जाता है, और रिसर्चर्स क्रिएटेड स्मॉल पीस, रिसर्चर्स इसमें स्मॉल पीस आरएनए का क्रिएट करके उसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट गाइड एंड सीक्वेंस, उसके बाद उसको एक अलाइन वे में मूव करते हैं, एंड अटैच टू द स्पेसिफिक टारगेट, एक स्पेसिफिक टारगेट के अंदर उसे अटैच करते हैं, अटैच टारगेट सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन जीनोम, उस जीनोम उसका डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके अंदर उसको अलाइन करते हैं। आरएनए ऑल्सो बाइंड्स द Cas9 एंजाइम, यहाँ पर जो आरएनए है वो भी Cas9 एंजाइम को होल्ड करता है और बाइंड करता है, एज इन बैक्टीरिया, जिसके अंदर बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया मोडिफाइड द आरएनए इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द डीएनए सीक्वेंस, इफ द मींस दैट द आरएनए modified is used to recognize the DNA sequence. Next one is, and the Cas9 enzyme cuts the DNA at the targeted location. उसके बाद Cas9 एंजाइम की वजह मींस दैट Cas9 एंजाइम की जरिए हम डीएनए को कट करते हैं उसकी जगह टारगेटेड लोकेशन पे। Once the DNA is cut, जब डीएनए कट होता है, रिसर्चर्स यूज द सेल्स ओन डीएनए, उसके बाद रिसर्चर्स सेल के खुद के डीएनए को रिपेयर मशीनरी टू ऐड, उसके बाद उसको अलग से रिपेयर करते हैं, उसकी मशीनरीज रिपेयर करते हैं टू ऐड और डिलीट द पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अपार्ट करते हैं यानी कि डिलीट करते हैं, और मेक द चेंजेस टू डीएनए बाय रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स विद अ कस्टमाइज्ड डीएनए सीक्वेंस। उसके बाद उसका जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है उसको कस्टमाइज डीएनए सीक्वेंस से एक तरह से जोड़ते हैं और रिप्लेस करते हैं, आई वुड से। नोट, दिस इज अ स्पेशल नोट which is written here that Cas9 is the enzyme, Cas9 एक एंजाइम है, is used to most often, जो बहुत
ज़्यादा बार यूज होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफन यूज। एंड अदर एंजाइम्स लाइक CPF1 कैन ऑल्सो बी यूज्ड, CPF1 भी यूज होता है इसकी जगह पे। These are the two things different altogether. This is natural CRISPR and this is engineered CRISPR or Cas9 system. In simple, I would say this is bacterial chromosomes. बैक्टीरिया का क्रोमोसोम से, ठीक है, उसको क्रिस्पर लोकस की वजह से उसको कट किया जाता है, उसके बीच वाला जो पोर्शन कट किया जाता है और उसमें नई चीज़ ऐड अप की जाती है, उसमें नई चीज़ ऐड की जाती है, ठीक है, विद द यूज ऑफ गाइड RNA। दिस इज इनएक्टिव Cas9। सिमिलर टू हियर, अगर हम यहाँ देखें तो ये एक अलग पोर्शन है जहाँ पर क्रिस्पर Cas9 एक्सप्रेस प्लाज्मिड, उसका एक स्पेसिफिक प्लाज्मिड उसको ही रिप्लेस किया जाता है यहाँ पर, और उसकी जो पूरी चेन है उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का आप देखेंगे और यहाँ का देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा। दिस इज सिंपल एज दैट। दिस इज द यूज ऑफ एन एक्चुअल टेक्नोलॉजी। हाउ क्रिस्पर वर्क, क्रिस्पर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। दिस इज फॉर टारगेटेड DNA मैचिंग जीनोम सीक्वेंस। उसके बाद Cas9 है। थर्ड वन इज गाइड RNA ये PAM। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप है, वहाँ पर रिपेयर किया जाता है, DNA को कट किया गया है, यहाँ पर DNA को कट किया गया है। उसके बाद क्रिस्पर Cas9 टारगेटेड जीनोम एडिटिंग। उसके बाद ये ह्यूमन सेल, ये एनिमल सेल, एंड दिस इज अ बैक्टीरियल सेल और पैरासाइट सेल। तो फर्स्ट इज नॉकआउट, जीन नॉकआउट, दिस वन इज, एंड दिस इज जीन एडिटिंग, दिस कंप्लीट जीन एडिटिंग। CRISPR-Cas9 DNA repairs mechanism, this is the mechanism of CRISPR-Cas9. Gene therapy, all concepts like genome editing, gene editing or gene therapy or CRISPR-Cas9 are interlinked. In gene therapy is a technique which involves the replacement of defective gene with healthy ones. उसका बेसिकली, जैसे कि हमने इनिशियली पढ़ा जीनोम एडिटिंग के बारे में, उसके बाद जीन एडिटिंग के बारे में, उसके बाद जीन थेरेपी के बारे में, देन CRISPR-Cas9, दीज आर दी सिमिलर टेक्नोलॉजीज जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर जीन को रिप्लेस करते हैं, एज सिंपल एज दैट, विद अ डिफेक्टिव जीन टू द हेल्दी वन। इट इज एन आर्टिफिशियल मेथड that introduce changes to DNA in the cells. It is the artificial altogether method, जिसके जरिए हम मेथड को एक दूसरे सेल से रेंज चेंज करते हैं ऑफ द ह्यूमन बॉडी के साथ। जीन थेरेपी कैन बी एम्प्लॉयड ऑन somatic cell as well as gametes. You might aware about the gametes, what is somatic cell and what is gamete. जीन थेरेपी इज मेनली यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ जीन। जीन थेरेपी का मेनली यूज होता है जीन का रिप्लेसमेंट करना विद अदर सेल विच कॉज प्रॉब्लम्स। दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेज। ये डिसीज से लड़ने के लिए भी यूजफुल है। एंड एडिंग द जीन्स टू द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐड करने के लिए भी इट इज यूजफुल। स्टेम सेल रिसर्च, व्हाट डज मीन बाय स्टेम सेल रिसर्च? In recent times, the CRISPR-Cas9 system has been applied in genetic modification and pluripotent or multipotent stem cells, after which the cells are differentiated into the specific cell types and used for functional and analysis or even clinical transplantation. So in the recent time, CRISPR-Cas9 systems have been applied in genetic modification. तो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजीज जो रिसेंट टाइम में हमने चेक की, हमने ऑब्जर्व की, सो मॉडिफिकेशन उसके अंदर प्लूरिपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट सिस्टम्स का जो स्टेम सेल्स होता है,
ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुए, दिस इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, एंड आफ्टर विच द सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू द स्पेसिफिक सेल्स। उसके बाद सेल्स एक स्पेसिफिक सेल के अंदर डिफरेंशिएट हुए हैं। The cell types are used for functional analysis। के बाद इसका फंक्शनल एनालिसिस के लिए भी यूज हुआ है। इवन क्लिनिकल ट्रांसप्लांटेशन, जो क्लिनिकल ट्रांसप्लांटेशन होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन से अदर ऑर्गन, ठीक है, उसके अंदर भी इट इज यूज्ड। रिसेंट एडवांसमेंट इन द क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजीज, रिसेंट एडवांसमेंट, जो रिसेंट नए एडवांसमेंट हुए क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के यूज हुए, हैज वाइडन्ड द स्कोप ऑफ स्टेम सेल। जो स्टेम सेल स्कोप है उसको मीन्स स्प्रेड हुआ है, फ्लोरिश हुआ है। स्टेम सेल्स रिसर्च एंड इट्स थेरेपेटिक एप्लीकेशन, उसकी जो मेडिसिनल यूज है उसके अंदर ये इट इज वेरी यूजफुल। व्हाट इज स्टेम सेल? सो ये स्टेम सेल बेसिकली क्या होता है? स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके यूज से बहुत सारे सेल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स आर द स्पेशल सेल्स विद अमेजिंग पावर टू ट्रांसफॉर्म इनटू एनी टिश्यू और ऑर्गन इन योर बॉडी। एक स्टेम सेल ऐसा होता है जिसके जरिए बहुत हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यू होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल भी एक स्टेम सेल की यूज से ही बनता है, क्योंकि बहुत सारे सेल इकट्ठा होते हैं, उसके बाद टिश्यू बनता है, उसके बाद एक ऑर्गन बनता है, एज सिंपल एज दैट। सो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच डिफाइंस द स्टेम सेल्स आर स्पेशल सेल विद अमेजिंग पावर। उसके अंदर एक अमेजिंग पावर होती है टू ट्रांसफॉर्म इनटू एनी टिश्यू। उसके यूज से एनी टिश्यू, किसी भी टिश्यू में वो बन सकता है। उसके बाद किसी भी ऑर्गन, बॉडी का कोई भी ऑर्गन बन सकता है वो, ठीक है। लाइक रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल, यानी कि जो खून के सेल होते हैं वो, उसके बाद नर्व सेल जो हमारी चेता होती है, यानी कि नर्व सेल, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर एक वाइट ब्लड सेल्स भी होता है। लीवर टिश्यू, हमारा लीवर का जो टिश्यू होता है वो भी बन सकता है। हार्ट टिश्यू, हार्ट में जो टिश्यू किस तरह से होता है वो भी बन सकता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू दिस वंडरफुल एबिलिटी दैट दे हैव द पोटेंशियल, उसके अंदर एक स्पेशल पोटेंशियल होता है टू ट्रीट ओवर 80 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। जो भी 80 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती है, जो जानलेवा डिसीज होती है, उससे ये क्योर करता है। लाइक ऑटिज्म, लिवर सिरोसिस, कार्डियोमायोपैथी, स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, अल्जाइमर डिसीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी or dystrophy, I would say, hair loss, diabetes, kidney disorder, cerebral palsy, lung disease, vitiligo, and Parkinson disease, paraplegia, उसके बाद renal failure और Berger disease. These are the disease which is considered to be I would say, life-threatening diseases. So it is clearly defined here about the stem cells. The stem cells have the remarkable potential to develop into many different cell types. एक स्टेम सेल की यूज से बहुत सारे स्टेम्स, यानी कि बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन और सेल्स, इवन सेल्स भी बनते हैं इन द बॉडी ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ ऑफ ग्रोथ। इन द अर्ली लाइफ ऑफ ग्रोथ मीन्स दैट अ सिंगल सेल, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ह्यूमन के अंदर एक जब बेबी ग्रो होता है तो एक सिंपल सेल ही होता है, तो धीरे धीरे ग्रो करता है, अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, उसके बाद बोन्स बनते हैं, उसके बाद एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है। इनिशियली मोड में ये स्टेम सेल ही होता है जिसके जरिए आगे की चीजें प्रोसेस होती है। व्हेन अ स्टेम सेल डिवाइड्स, ईच न्यू सेल हैज अ पोटेंशियल ईदर टू रिमेन अ स्टेम सेल। कुछ जब एक पर्टिकुलर सेल डेवलप होता है तो कुछ सेल जो स्टेम सेल ही रहते हैं और कुछ सेल अपना शेप या अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल देते हैं। इट्स क्लियरली डिफाइंड हियर। स्टेम सेल्स और बिकम अनदर टाइप ऑफ सेल, कुछ अनदर टाइप ऑफ सेल बन जाते हैं विद मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शन सच एज अ मसल सेल। कुछ मसल सेल्स बन जाते हैं, कुछ रेड सेल्स बन जाते हैं और कुछ ब्रेन सेल बन जाते हैं। Stem cell research. Adult stem cell. Adult stem cells are pretty ubiquitous in the body.
स्प्रेडेड होते हैं बहुत, मीन्स दैट बहुत सारी मात्रा में होते हैं, अम्बिक्विटी एंड अपियरिंग इन द मेनी डिफरेंट ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स में दिखाई पड़ते हैं, एंड टिश्यूज इंक्लूडिंग दी ब्रेन, ब्लड, बोन मेरो, मसल, skin, heart, and liver tissues. In this area, they lie dormant until they needed to regenerate lost or damaged tissue. जब तक कोई टिश्यू या ऑर्गन डैमेज नहीं होता तब तक ये स्टेम सेल डोमेंट स्टेज में रहता है, एज सिंपल एज दैट. Adult stem cells are also referred as somatic stem cell. जो अडल्ट सेल होते हैं, अडल्ट सेल जो एक मिच्योर स्टेज में रहते हैं, ठीक है, उन्हें सोमेटिक सेल कहा जाता है. और नॉन अदरवाइज से द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स in the body, either I would say it is called somatic cell or non-reproductive cell. These are the adult cells or adult stem cells, or ASC, are the typically non-advanced in the native tissues, which rendered them difficult to study and extract for research purposes. Means that ASC, this is the body typically non-advanced. उसका ग्रो, ठीक है, उसका ग्रो जो स्टेम सेल का ग्रो कुछ नेटिव टिश्यूज, उसके अंदर जो नेटिव टिश्यूज होते वो उसको डिफिकल्ट स्टेजेस में स्टडी, कैसे इसको स्टडी किया जाता है या इसके अंदर से कैसे इश्यूज जो टिश्यूज है वो एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसके रिसर्च पर्पज से ये ASC, ये कमीशन है, एक प्रकार की एक बॉडी है, उसकी यूज होता है. ठीक है. स्टेम सेल रिसर्च, एम्ब्रोइक स्टेम सेल्स. This is embryonic stem cells. Embryonic stem cells comes from the embryos, जो embryos में होता है, गर्भाशय. There are the 3 to 5 days old, जो 3 to 5 days old बेबी होता है, यानी कि अभी इनिशियल स्टेज में ग्रो कर रहा है. At these stages, an embryo or blastocyst, I would say blastocyst has about 100 to 150 cells. उसके अंदर 100 से 150 सेल्स होते. एंड दिस स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट, जो प्लूरिपोटेंट सेल्स भी इसे माना जाता है. ठीक है. स्टेम सेल्स आर मीनिंग दे कैन डिवाइड इनटू मोर स्टेम सेल्स. जो प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं वो अपने आप को ग्रो करते हैं मोर स्टेजेस में, एंड दे कैन बिकम एनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी, जो मल्टीपल सेल्स में खुद को ग्रो करते हैं. And this versatility allows embryonic stem cells to be used in regenerated or repair diseases tissues and organs. उसके यूज से जो इसके अंदर जो डिसीज होती है या किसी भी तरह का नया ऑर्गन डेवलप करना होता है, उस कंडीशन में ये सेल्स, प्लूरिपोटेंट सेल्स यूज होते हैं. एंड द पेरिनेटल स्टेम सेल्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड. जो पेरिनेटल स्टेम सेल्स होते हैं उसको भी डिस्कवर किया गया है मल्टीपल स्टेज में. इन द फाउंड स्टेम सेल्स इन एमनियोटिक फ्लूइड, जो एक जब बेबी माँ के पेट में होता है उसके अंदर जो सुरक्षित अवस्था में रहता है वो जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसके अंदर होता है, जो न्यूट्रिशियस होता है, जिसकी यूज से वो अपना, ठीक है, किस तरह से अंदर सर्वाइव करता है. पेरिनेटल सेल्स have also been discovered. जो पेरिनेटल सेल्स होता है वो डिस्कवर्ड हुआ है टू बी फाउंड इन द स्टेम सेल. स्टेम सेल के अंदर पेरिनेटल स्टेम सेल्स भी होता है. इन एमनियोटिक फ्लूइड आई वुड से, और एज वेल एज द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड. जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है इनिशियली जब एक बेबी पैदा होता है तब वो माँ के अंदर एक जॉइंट स्टेजेस में एक प्रकार की नली जैसा होता है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं. Stem cell research introduced pluripotent stem cells, IPSC induced pluripotent stem cells. Induced pluripotent stem cells are the stem cells that are created in the laboratory, जो laboratory में create किया जाता है, जो laboratory में create किया जाता है. And the happy medium between the adult stem cells and the embryonic stem cells.
जो एक स्पेसिफिक मीडियम होता है, ठीक है, दिस इज द हैप्पी मीडियम, दिस इज द हैप्पी मीडियम बिटवीन द आइडल स्टेम सेल्स एंड द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. iPSC are created through the introductions of embryonic stem cell, embryonic genome into a somatic cell. एक somatic cell जो adult cell भी होता है, ठीक है, cells that causes it to revert back. उसके बाद जो somatic cells है that causes, उसकी वजह से वो रिवर्ट करता है, वो मीसेट वापस जाता है इन द स्टेम सेल लाइक टू स्टेट, लाइक स्टेम सेल लाइक स्टेट, एक प्रकार का स्टेम सेल की तरह वो बिहेव करता है. एंड दिस सेल्स लाइक ESC, this is stem cells type, this is stem cells types, and this considered pluripotent discovered. ये pluripotent discovered means that in 2007 ये pluripotent discovered हुआ था in 2007. And this method of genetic reprogramming to create embryonic like cells is now novel and need many more years of researches. उसके अंदर many more type means that years of research लगती है, researches before uses in clinical therapy. means that जो clinical therapy के use के पहले बहुत सारी इसके अंदर रिसर्च करनी पड़ती है. This is as simple as that. स्टेम सेल्स प्रॉब्लम्स. स्टेम सेल्स उसके अंदर क्या क्या किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे. व्हाट इज द प्रॉब्लम्स विद द एडल्ट स्टेम सेल्स. सो ऑल्दो रिसर्च इनटू एडल्ट स्टेम सेल्स इज द प्रॉमिसिंग, बहुत यूजफुल है और मीन्स दैट बहुत स्प्रेडेड भी है. एवरीवन नोज दिस थिंग, एवरीवन, इट मीन्स दैट द रिसर्च वंस आर दोज हु अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट दिस थिंग. Promising adult stem cells may not be as versatile. इतना ज़्यादा versatile नहीं होता, durable as our embryonic stem cells. जैसे कि embryonic stem cells है. Adult stem cells may not be able to manipulate it. उसको easily manipulate नहीं किया जाता और नहीं किया जा सकता. To treat the disease, तो डिसीज को, किसी भी तरह की डिसीज को ट्रीट करने के लिए, सिंपल एज दैट. Adult stem cells also are more likely to contain the abnormalities due to environmental hazards. Stem cells are more likely, वो ऐसी चीज़ें abnormality contain करती है अपने अंदर जो environmental hazard such as toxins, उसके अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें होती है जो environment को easily impact करती है, or from error required by the cells during the replication. जो उसका मीन्स रेप्लिकेशन इन द सेंस एक पर्टिकुलर चीज़ लाइक क्लोनिंग, सिमिलर टू क्लोनिंग रेप्लिकेशन, और आई वुड से वन टाइप टू द अनदर वन. स्टेम सेल्स प्रॉब्लम्स. दिस इज अनदर थिंग. दिस इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डेरिवेशन. दिस spermozoa. This is cycle. Afterward, this changes from this one. This is the isolations of one cell into another cell. This is the ESC, isolations of pluripotent cells. Okay, this is the complete method of from one cell. It means that a stem cell divides itself into another one. This is the complete use of stem cells. Stem cells research problems. This is nuclear DNA. उसके बाद enucleated oocyte and pre-developed embryo. This is pre-developed embryo. Then cultured embryo to initiate development. Developed embryo. This is complete developed embryos. Implemented or implanted embryos in the foster mother. एक मदर के अंदर वो चीज़ foster की जाती है और insert की जाती है एक mother like animal or animal body. This is the clone neonate. And this is the different altogether. This is somatic cell, or this is pluripotent embryonic stem cell. So embryonic stem cell fusion. This is the fusion of embryonic cells, stem cells. Then reprogrammed pluripotent stem cell. This is the first stage, somatic cell nuclear transfer. This is reprogramming through fusion cell. This first one, and this is second one. This is reprogramming through cell extract. Pluripotent cells
सो उसके बाद सेल एक्सट्रैक्ट, उसमें से सेल एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, उसके बाद सोमेटिक सेल बन जाएगा, बाकी के और जो रेस्ट बचेगा उसे रीप्रोग्राम्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल कहा जाता है। यानी कि उसको इसको इसके उसमें से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके अंदर ये सेल है, ये सोमेटिक सेल में इंसर्ट करेंगे, सो उसको रीप्रोग्राम प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल कहेंगे। दिस सोमेटिक सेल उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इंसर्ट करेंगे, सो रीप्रोग्राम प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल बन जाएंगे। उसके बाद दिस इज द सिंपल मेथड। Mitochondrial DNA. This is the mitochondria. This is the powerhouse of the cell. Mitochondrial DNA is the small circular chromosomes found inside the mitochondria, which are called powerhouse of the cell. So mitochondrial DNA small circular chromosomes. Small circular chromosome होते like, let me explain this thing. ठीक है, ये क्रोमोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर स्मॉल सर्कुलर, जैसे कि आप देखेंगे अब यहाँ पर कि इसके अंदर स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रोमोसोम्स है, सी क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल डीएनए, दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए, this is the powerhouse of the cell. And this peculiar things about the mitochondrial DNA is that it is passed almost exclusively from the mothers to offspring. ये एक मदर से उसके offspring जो आने वाली प्रोजेनी है उसके अंदर ये चीज़ें होती है थ्रू द एग सेल, जो मदर के अंदर जो एग सेल होता है उसके ज़रिए। इफ़ यू स्टडी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी के बारे में, उसके बारे में स्टडी करें तो इट इज़ ईजियर टू ट्रैक अक्रॉस द मैटरनल जनरेशन। वाई इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, मदर के अंदर से मीन्स दैट क्यों ये इनहेरिट होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड द एम्प्टी डीएनए that they contain are inherited solely from the mother के अंदर से ये चीज़ें completely contain होती है। as a parental empty DNA, parent का और जो empty DNA present in the sperm, जो sperm के अंदर present होता है, and are destroyed after the egg is fertilized। और once जब एग फर्टिलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म, उसके बाद जो आगे का होता है जो एम्प्टी डीएनए, जो पेरेंट का एम्प्टी डीएनए वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एलिमिनेशन ऑफ पेरेंटल माइटोकॉन्ड्रिया इज द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ये एलिमिनेशन मीन्स दैट जो पेरेंटल माइटोकॉन्ड्रिया है उसका एलिमिनेशन जो डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, एज दैट फाउंड इन द मोस्ट एनिमल, जो बहुत सारे एनिमल्स में चीज़ें फाउंड में दैट देखी जाती है इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद एंड फर्टिलाइजेशन के बाद एंड स्पर्म डिप्राइव्ड के बाद। स्पर्म डिप्राइव्ड कंपोनेंट ट्रिगर एंड स्पर्म डिप्राइव्ड दिस कंपोनेंट ट्रिगर द लोकलाइज्ड इंडक्शन ऑफ द ऑटोफेजी। ठीक है, ऑटोफेजी अराउंड द स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ें लोकेट होती हैं। एंड पेरेंटल माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगोज लाइसोसोमल आई वुड से डिग्रेडेशन, उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो डिग्रेड होता है धीरे धीरे ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस जब गर्भ धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है, इन द अर्ली मीन्स दैट बिफोर फर्टिलाइजेशन embryogenesis, mitochondrial disease can be represented or can be present at birth। mitochondrial जो DNA disease होती है वो बर्थ के समय मीन्स दैट आई वुड से mitochondrial disease can be present at birth, जो बर्थ में प्रेजेंट होती है खास करके, बट कैन ऑल्सो अकर्स एट एनी स्टेज, वो किसी भी स्टेज में ये चीज़ें हो सकती है। आर mitochondrial disease easy to detect? This is the question. Mitochondrial disease easy to detect means that easily detect की जाती है। ठीक है, mitochondrial DNA disorders, mitochondrial diseases are long-term genetic, often inherited disorders that occurs when mitochondria fails to produce enough energy for the body to function properly. This simple as that.
माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस लॉन्ग टर्म होती है, जेनेटिक होती है, ऑफन इनहेरिटेड, जो वंशावली से आती है, यानी कि अगर आपके फादर को हो तो आपको होने की चांसेस है। दिस इज द काइंड ऑफ डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन माइटोकॉन्ड्रिया फेल। जब माइटोकॉन्ड्रिया फेल होता है सेल्स के अंदर टू प्रोड्यूस द इनफ एनर्जी, उसके अंदर सेल्स को डेवलप करने के लिए जो एनर्जी होती है वो इनफ नहीं रहती, उस कंडीशन में ये चीज़ होती है, ठीक है, बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, जिससे वजह से एक बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी और किसी भी तरह की एनिमल बॉडी है, वो इजीली अपने आप को एनर्जी दे सके। 1 in 5,000 individual has a genetic mitochondrial disease, means that हर 5,000 लोगों में एक बंदा और एक जन ऐसा होता है जो ये डिसीज फेस करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। इंडिविजुअल्स हैव जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज और disorder would say include the external ophthalmoplegia, proximal myopathy or exercises intolerance, I would say एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, जो इजीली मतलब वो चीज़ वो सहन नहीं कर पाते उनको, कार्डियोमायोपैथी और सेंसोरिन्यूरल डीफनेस, आई वुड से ऑप्टिक एट्रोफी और पिगमेंटरी, रेटिनोपैथी, diabetes mellitus, etc. These are the symptoms, or these are the symptoms when you faces the mitochondrial disorder. 3 parent BB solutions to mitochondrial disorder. This is the chart through which हम समझेंगे, जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज किस तरह से होती है, ठीक है। सो दिस इज द मदर, दिस इज फादर सेल, दिस इज मदर। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि मदर ये मदर है, ये फादर है। तो यहाँ पर मदर न्यूक्ली प्रोन्यूक्लिय या डिसीज माइटोकॉन्ड्रिया डिसीज है, ये फादर प्रोन्यूक्लिय, दिस इज डोनर प्रोन्यूक्लिय एंड दिस इज हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया भी इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। 2 eggs from one mother which fall the mitochondrial disease and the another one from the donor, एक डोनर के जरिए, ये डोनर है, ठीक है, डोनर है। So another from donor with healthy mitochondrial DNA are fertilized with the sperm from father, जो फादर के स्पर्म से उसे फर्टिलाइज किया जाता है। सेकंड दिस फ्रॉम 2 प्रोन्यूक्लिय which contain the most of the genetic material, जिसके अंदर मोस्टली जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है। दिस इज द सेकंड स्टेप। तो न्यूक्लियर फ्रॉम डोनर एग आर रिमूव्ड, उसके अंदर से डोनर एग रिमूव किए जाते हैं, लिविंग एग सेल्स विद हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया उसे वही रिमेन रहने देते हैं। न्यूक्लियर फ्रॉम मदर एग पोथ इन द डोनर एग। सो न्यूक्लियर फ्रॉम मदर एग, मदर आर पोथ न्यूक्लिय, जो मदर का जो न्यूक्लिय होता है, जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, पोथ इन जो डोनर के एग में उसे इंसर्ट किया जाता है, उसे रखा जाता है। देन फोर्थ वन इज in 1 to 2% of the cases some disease mitochondria are carried over to। so 1 से 2% ही ऐसी डिसीज है जो कैरी फॉरवर्ड होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर बंदे में से, एक पर्टिकुलर इंसान में से दूसरे इंसान में जाती है। दिस इज द डिसीजेस बेसिकली एंड दिस इज स्टेप। सो दिस इज डिसीज माइटोकॉन्ड्रिया, this is father nuclei, pronuclei, this is healthy mitochondria, and this is mother pronuclei. डिजाइनर बेबी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस वीडियो to our channel, YouTube channel, Youth Academy. Thank you so much.